गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद, राम राम सभी प्यारे बच्चों को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। मैं आप सभी का एजुकेटर संदीप सिवाज स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आज के अपने इस हरियाणा जी के लाइव सेशन में। तो एक बार फटाफट मेरे को बता दीजिएगा कि ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है। उसके बाद मेरे बच्चों स्टार्ट करते हैं अपना ये जो टॉपिक चला हुआ था इसकी 5वीं क्लास है और लगभग एक दो क्लास और होगी। और उसके बाद ये आपका हरियाणवी जो लैंग्वेज और लिटरेचर वाला टॉपिक है, जो स्टैटिक टॉपिक आपका काउंट होगा, वो अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो एक बार फटाफट मेरे को बता दो तुम। ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है? मैं बहुत अच्छा हूं, तुम लोग बताओ कैसे हो तुम लोग। सभी को राम राम, सभी को नमस्कार, सभी को जय हिंद भाई। और उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मजे में होंगे, है ना। और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे ढंग से चल रही होगी, आप लोग ईमानदारी से मेहनत कर रहे होंगे और ईमानदारी ही जीतेगी लास्ट में। तुम कितनी मेहनत कर रहे हो ये किसी को प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो प्रूफ तो मेरे बच्चों जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन सामने आ जाएगा। तो आप लोग ईमानदारी से बस मेहनत करते रहिएगा, शांत तरीके से पढ़ते रहिएगा। सभी को गुड मॉर्निंग है भाई, जितने भी बच्चे जुड़ते जा रहे हैं। देखिएगा कल हमने हरियाणा के अंदर हिंदी और संस्कृत साहित्य के बारे में चर्चा की थी। आज हम बात करेंगे हरियाणा में भक्ति काव्य के बारे में। भक्ति काव्य का मतलब है कि हरियाणा के अंदर वो लोग जो पहले भगवानों के भगत रहे हैं, आज भी हैं, बहुत सारे लोग भगवानों के भगत हैं, लेकिन आजकल पाखंड और अंधविश्वास ने ज्यादा जगह बना ली है। हम बात करें तो पहले जो लोग भक्ति किया करते थे, भक्ति करते करते अपने भगवानों के नाम पर वो बड़ी बड़ी रचनाएं लिख डालते थे। तो उन्हीं रचनाओं के बारे में हम बात करेंगे। और यदि हम हरियाणा के रहने वाले हैं तो हरियाणा में आज भी सबसे ज्यादा मेरे बच्चों जिन भगवानों को बार बार लोगों के द्वारा याद किया जाता है, उनमें एक तो भगवान श्री कृष्ण का नाम आता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने इसी हरियाणा के कुरुक्षेत्र के ज्योतिषर नामक स्थान पर बच्चों पूरी दुनिया को एक उपदेश दिया था। उसी उपदेश को हम गीता का उपदेश बोलते हैं। सबसे पहले यह उपदेश दिया गया था अर्जुन को बरगद के पेड़ के नीचे, ये आप सभी ने पढ़ा भी होगा। तो एक तो भगवान श्री कृष्ण के ऊपर बहुत सारी रचनाएं लिखी गई। भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्तों में हम बात करें तो बहुत बड़े कवि भी माने जाते हैं, ब्रिज भाषा के साहित्यकार भी माने जाते हैं। सूरदास, सूरदास ने बहुत सारी रचनाओं में भगवान श्री कृष्ण की महिमा का गुणगान करने का काम किया है। भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ हम बात करें तो भगवान श्री राम के भी बहुत बड़े बड़े भगत इस हरियाणा क्षेत्र में हुए और उन भक्तों ने भगवान श्री राम के ऊपर बच्चों बहुत बड़ी बड़ी रचनाएं लिखी हैं। तो भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के जीवन चरित्र के ऊपर या उनके जीवन से जुड़ी हुई किसी भी बात को लेकर जो भी रचना लिखी गई होगी, जिस भी साहित्यकार के द्वारा, जिस भी रचनाकार के द्वारा, जिस भी लेखक के द्वारा, उन्हीं रचनाओं के बारे में हम बात करेंगे। बच्चों एक तो ऐसा व्यक्ति है जिसने महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया जो ग्रंथ है रामायण, उस रामायण को हरियाणवी में लिखने का काम किया और उनका नाम है खुदा बख्श अहमद थानेसरी। तो हरियाणवी जो रामायण है, हरियाणवी महाभारत के बारे में हमने पढ़ लिया था और उसको लिखने का काम किया था सादुल्ला ने, जो मेवात के रहने वाले थे। अब हम बात करेंगे हरियाणवी रामायण। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि जी ने की है और महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा संस्कृत में लिखी गई रामायण को हरियाणवी में लिखने का काम करने वाले जो थे वो कुरुक्षेत्र के थानेसर के रहने वाले खुदा बख्श अहमद थे। उन्हीं को खुदा बख्श अहमद थानेश्वरी बोला जाता है ना। तो करें फिर स्टार्ट, है ना, लेके प्रभु का नाम कर देते हैं स्टार्ट। और मंडे से आप लोगों को ज्योग्राफी की क्लास भी मिलना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। एक सेक्शन ज्योग्राफी का बना रहा हूं, तो हम ज्योग्राफी की क्लास भी स्टार्ट कर रहे हैं। उनको अच्छे तरीके से आप लोग देखते रहिएगा क्लासेस को, है ना। हेडिंग डाल लीजिएगा मेरे बच्चों। हरियाणा में भक्ति काव्य, भक्ति से रिलेटेड जितनी भी रचनाएं होंगी, हरियाणा में भक्ति काव्य, ठीक है। और भक्ति काव्य में हम बात करें तो ज्यादातर जो रचनाएं आपको मिलेगी पढ़ने को, वो एक तो श्री कृष्ण काव्य पढ़ने को मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण के ऊपर जो रचनाएं हैं
और एक राम काव्य, भगवान श्री राम के जीवन चरित्र के ऊपर जो रचनाएं हैं। सबसे पहले आप लोगों को नोट कर लेना है कि हरियाणवी जो रामायण है, या हरियाणा के अंदर राम काव्य की हम बात करें तो हरियाणा के अंदर राम काव्य का जो सबसे अच्छा टाइम पीरियड माना जाता है वो 1375 से लेके 1900 ईस्वी के बीच माना जाता है बच्चों। तो सबसे पहले हम राम की बात कर लेते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण से पहले हुए हैं भगवान राम। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण कौन से युग में भगवान थे? द्वापर युग में। किसके अवतार माने जाते हैं? विष्णु के अवतार माने जाते हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने ही बच्चों महाभारत का युद्ध रचा था, जो आप 900 ईसा पूर्व पढ़ते हैं। कौरवों और पांडवों के बीच 18 दिन तक कुरुक्षेत्र में वो लड़ा गया था। वो लड़ा क्यों गया था? क्योंकि द्वापर युग का खात्मा करना था भगवान श्री कृष्ण को, और एक नए युग की शुरुआत करनी थी। और वो नया युग कौन सा है जिस युग में हम जी रहे हैं? वो कलयुग है। तो कलयुग का प्रारंभ जो माना जाता है वो महाभारत युद्ध के बाद माना जाता है। तो द्वापर युग और कलयुग, इन दो बड़े युगों के बीच की जो कड़ी है वही है आपका 18 दिन तक लड़ा गया युद्ध, महाभारत युद्ध। ठीक है, तो पेपर में क्वेश्चन ये पूछा गया था कि महाभारत का युद्ध कौन से दो युगों के बीच की कड़ी माना जाता है? तो तुम बोलोगे एक द्वापर युग और एक तुम बोलोगे कलयुग। तो फिलहाल कौन सा युग चल रहा है? घोर कलयुग चल रहा है भाई। ठीक है, तो हम बात करेंगे हरियाणा में हरियाणा में राम काव्य परंपरा का सर्वश्रेष्ठ काल वो 1375 से 1900 ईस्वी माना जाता है। ठीक है, इसी टाइम के बीच हरियाणवी रामायण की रचना की गई। और आपसे कोई पूछ ले कि हरियाणवी रामायण के रचयिता कौन है, तो मेरे बहादुर बच्चों हरियाणवी रामायण के रचयिता हैं खुदा बख्श अहमद थानेसरी। खुदा बख्श अहमद थानेसरी। थानेसर कुरुक्षेत्र के ये रहने वाले थे, इसीलिए इनके नाम के पीछे है खुदा बख्श अहमद थानेसरी। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हरियाणवी रामायण को लेकर, ये आपसे पूछा जाता है। ठीक है, बच्चों राम काव्य से जुड़े हुए कुछ रचनाकारों की बात करेंगे और उनकी रचनाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। ऐसे ही फिर भगवान श्री कृष्ण से जुड़े हुए कुछ रचनाकारों के बारे में बात करेंगे। राम काव्य परंपरा से जुड़े प्रसिद्ध रचनाकार। सबसे पहले हम बात करेंगे राम सिंह की।
राम सिंह नाम के एक बड़े लेखक हुए मेरे बच्चों, जिन्होंने लिखी एक रामायण, और वो रामायण लिखी छोटे रूप में, तो उसको बोलते हैं लघु रामायण। आपसे पूछ ले कि लघु रामायण के लेखक कौन है, तो आप बोलेंगे राम सिंह हैं। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे ईसरदास की। पेपर में पूछी जा चुकी है इनकी रचनाएं। ईसरदास, ईसरदास की रचनाओं में आपको ध्यान रखना है अंगद पैजा, बड़े इंपॉर्टेंट रचना है इनकी अंगद पैजा। दूसरी रचना ध्यान रखनी है भरत विलाप। भरत विलाप ये भी किसकी रचना है? ईसरदास की प्रसिद्ध रचना है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेरे बच्चों भगवती दास की। और भगवती दास की रचना आपको ध्यान रखनी है सीता सेतु। जहां पर सीता का नाम आएगा वो काव्य कौन सा माना जाएगा? राम काव्य माना जाएगा। और माता सीता को लाने के लिए ही जो वानर सेना ने बच्चों एक पुल बांधने का काम किया था, उसी को हम क्या बोलते हैं? सेतु बोलते हैं। इसी को सीता सेतु बोलते हैं, राम सेतु भी बोल देते हैं। ठीक है। जो मेरे बच्चों श्रीलंका और भारत के बीच बनाया गया था। नल और नील नाम के दो इंजीनियर थे वानर सेना में, जिन्होंने ये पूरा का पूरा पुल बांधने का काम किया था। भगवान श्री राम के आशीर्वाद से जब समुद्र के देवता ने समुद्र के बीचों बीच रास्ता देने का बच्चों मन बनाया था, इसीलिए वो पत्थर पानी में नहीं डूबे थे, ऐसा बताया जाता है। ठीक है। तो भगवती दास के द्वारा जो रचना लिखी गई है वो है सीता सेतु। नेक्स्ट हम बात करेंगे राम कवि हृदय राम। राम के ऊपर रचनाएं लिखने वाले राम कवि हृदय राम। इनकी एक रचना है हनुमान नाटक। इनकी रचना का नाम है मेरे बच्चों हनुमान नाटक। और इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है बलि चरित्र। बलि चरित्र, ठीक है। एक धर्म चरित्र भी इनकी रचना है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। बच्चों, एक इतिहासकार या साहित्यकार हुए लघुदास, जिन्होंने भगवान हनुमान के ऊपर एक रचना लिखी, हनुमान जयंती। हनुमान जयंती यह किनकी प्रसिद्ध रचना है? लघुदास जी की प्रसिद्ध रचना है। इसके अलावा ध्यान रखना है संतोष सिंह। संतोष सिंह ये कैथल रियासत के जो शासक हुए हैं उदय सिंह, उनके दरबार में रहा करते थे मेरे बच्चों संतोष सिंह। कैथल से इनका संबंध आप बता सकते हो। कैथल के जो राजा हुए हैं उदय सिंह, उनके दरबार में ये रहा करते थे। और संतोष सिंह के द्वारा लिखा गया एक प्रकाश गुरु नानक प्रकाश।
और साथ के साथ इन्होंने रामायण का भी क्या किया, अनुवाद किया बच्चों। ठीक है, बस राम काव्य में इतनी सी बातें तुम याद रख लेना। ठीक है, फटाफट नोट करो। राम काव्य के बाद हम बात करेंगे मेरे बच्चों कृष्ण काव्य की। भगवान श्री कृष्ण से जुड़े हुए जितने भी ग्रंथ होंगे उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। फटाफट नोट कीजिएगा भाई, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। डन लिखिएगा। भाई दिनेश कुमार एक बार नहीं होगी, ठीक है ना। उसके बाद जिन बच्चों को पेशेंस है, जिन बच्चों को पढ़ने का मन है, उनके लिए आगे क्लासेस आती रहेंगी लाइव, टेंशन मत लो। ये उन बच्चों के लिए डाल रहा हूं कुछ क्लासेस जिनको लगता है कि हमें जल्दी सिलेबस कवर करना है। ठीक है, क्योंकि मेरे पास डेली मैसेज आते हैं 5-10 बच्चों के कि सर जिस स्पीड से आप चल रहे हो सिलेबस पता नहीं होगा या नहीं होगा। मेरे से ज्यादा चिंता उनको है ना। सिलेबस मेरे को यदि जल्दी करवाना हो तो मैं इतना आराम से ना लिखूं, ना मैं इतनी बातें पढ़ाऊं। मेरे को किसी ने बताया थोड़ी है कि ये राम काव्य कृष्ण काव्य पढ़ाना जरूरी है ना। मैं भी बच्चों 2 क्लास में इस टॉपिक को कंप्लीट कर सकता हूं, 2 से भी पहले 1 घंटे में भी कंप्लीट कर दूंगा। तो तुम मेरे ऊपर उंगली नहीं उठा सकते हो, क्योंकि आज तक तुम्हें किसी ने पढ़ाया ही नहीं है 8-8 घंटे 7-7 घंटे एक टॉपिक। तो 1 घंटे में एक टॉपिक ही चलता है हरियाणा में, है ना। लेकिन मैं बिल्कुल आराम से पढ़ाऊंगा, मजे में पढ़ेंगे। जिन बच्चों को जल्दबाजी है उनके लिए मैं रिकॉर्डेड वीडियो डाल रहा हूं, वो आराम से रिकॉर्डेड वीडियो देखते रहें। जिन बच्चों को लाइव पढ़ना है वो चाहे रिकॉर्डेड ना देखें, उनके लिए आगे लाइव क्लास आती रहेंगी। कोई भी क्लास यदि रिकॉर्डेड डाली जाती है तो वो क्लास लाइव भी होगी, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, यदि मैं ज्योग्राफी की क्लासेस आप लोगों के लिए रिकॉर्डेड डाल रहा हूं तो ऐसा नहीं है कि मैंने ज्योग्राफी से पल्ला मेरे बच्चों झाड़ लिया है कि मैंने ज्योग्राफी कंप्लीट करा दी है तुम लोगों की, नहीं। ठीक है, तुम लोगों की ज्योग्राफी जो है वो लाइव में पढ़ाऊंगा, लेकिन उसके लिए पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। जिसके पास पेशेंस नहीं है वो रिकॉर्डेड वीडियो देख लीजिएगा, कोई इश्यू नहीं है। क्योंकि सभी बच्चों का एक जैसा माइंड नहीं हो सकता, सारे एक जैसा नहीं सोच सकते, सभी में एक जैसा पेशेंस भी नहीं हो सकता, है ना। तो जिन बच्चों को ये लग रहा है कि हम तो सर लाइव ही पढ़ेंगे, हमें तो लाइव ही क्लास चाहिए, तो देखिएगा मैं ज्योग्राफी की क्लास मंडे से रिकॉर्डेड डलवा रहा हूं। ठीक है, जिन बच्चों को जल्दी सिलेबस कवर करना है, जल्दी नोट्स बनाने हैं, तो वो बच्चे साथ के साथ ज्योग्राफी को कवर कर लेना। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बोलेंगे कि सर हमें तो लाइव ही पढ़ने में मजा आता है, तो बात उनकी भी सही है। ठीक है, तो मेरे बच्चों आपको मैं लाइव भी पढ़ाऊंगा। ये टॉपिक कंप्लीट होंगे उसके बाद दूसरे टॉपिक शुरू होंगे। ठीक है ना। हाँ, हरियाणा करंट की क्लास स्टार्ट करेंगे। हरियाणा करंट की जो क्लास है ना, ये टॉपिक कंप्लीट होने दो एक बार, फिर मैं करंट अफेयर ही तुम्हें कराऊंगा, है ना। 2-3 दिन के बाद मैं आपको सितंबर तक की मैंने करंट अफेयर तुम्हें करवा रखी है। सितंबर तक की करंट अफेयर तो तुम देख लेना। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ठीक है, इन 5 महीनों की जो करंट अफेयर है ना वो 5 से 6 दिन में हम कवर कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर पर मंथ हम करंट अफेयर कर दिया करेंगे। समझ में आई बात। चलेगा, आगे हम बढ़ेंगे मेरे बच्चों। हम बात करेंगे कृष्ण परंपरा की। क्योंकि जो मैक्सिमम बच्चे हैं ना वो रिकॉर्डेड वीडियो देखते हैं, लाइव बहुत कम बच्चा आता है। तो फिर मेरे को ये है कि मैं कुछ वीडियो रिकॉर्डेड ही डाल दूं तुम लोगों के लिए, क्योंकि कंटेंट तो सेम ही रहेगा, ऐसा तो है नहीं। हाँ, लाइव में ये है थोड़ा सा, साथ के साथ तुम डाउट ले सकते हो, रिकॉर्डेड में ऐसा नहीं होगा।
श्री कृष्ण काव्य परंपरा की हम बात करेंगे तो कुछ प्रसिद्ध रचनाकारों के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। हम बात करेंगे सबसे पहले यहां पर खुशीराम शर्मा की। खुशीराम शर्मा को बच्चों आप लोग जानते भी होंगे, उदय भानु हंस के बाद ये हरियाणा के हिंदी भाषा के दूसरे राज्य कवि हुए हैं। खुशीराम शर्मा हिंदी भाषा में हरियाणा के ये मेरे बच्चों दूसरे राज्य कवि हुए हैं। दूसरे क्या हुए हैं, राज्य कवि हुए हैं खुशीराम शर्मा। यदि हम इनकी रचनाओं के बारे में बात करें जो भगवान श्री कृष्ण काव्य परंपरा से जुड़ी हुई हैं उसमें एक है मीराबाई। मीराबाई किसकी भगत थी बच्चों, भगवान श्री कृष्ण की ही थी। तो ये कौन सी परंपरा से जुड़ी हुई मानी जाएगी, कृष्ण काव्य परंपरा से जुड़ी हुई मानी जाएगी रचना। मीराबाई के साथ साथ एक आपको ध्यान रखना है रण निमंत्रण, बड़े इंपॉर्टेंट है ये रण निमंत्रण। ये खुशीराम शर्मा की क्या है मेरे बच्चों, प्रसिद्ध रचना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक और प्रसिद्ध लेखक रामदास की। रामदास का जो जन्म हुआ था मेरे बच्चों वो हिसार जिले में हुआ था और इन्होंने भगवान श्री कृष्ण के लंगोटिया यार सुदामा के जीवन चरित्र के ऊपर एक रचना लिखी, उसे बोलते हैं सुदामा चरित। सुदामा चरित, तो सुदामा चरित भी कृष्ण काव्य परंपरा से जुड़ी हुई रचना है जिसको लिखने का काम रामदास ने किया है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे शंभू दयाल की। शंभू दयाल का जो संबंध रहा है वो दादरी से रहा है मेरे बच्चों। दादरी रियासत के जो शासक हुए उसके ये दरबारी कवि रहे शंभू दयाल, और इन्होंने लिखा भगवान श्री कृष्ण के ऊपर कृष्ण लीला। कृष्ण लीला किसकी प्रसिद्ध रचना है, शंभू दयाल की प्रसिद्ध रचना है, ठीक है। बात करें मेरे बच्चों माधव कौशिक की। माधव कौशिक जिनका संबंध है भिवानी जिले से, इनकी रचनाओं में हम बात करेंगे तो इनकी एक रचना है सुनो राधिका। भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिका राधा, सुनो राधिका। एक है मेरे बच्चों इनकी रचना लौट आओ पार्थ। आप मेरे को बताओगे कि भगवान श्री कृष्ण पारथ किसे पुकारा करते थे, पारथ किस योद्धा का दूसरा नाम था मेरे बच्चों, और भगवान श्री कृष्ण उसे पारथ ही पुकारा करते थे। और उन्हीं के ऊपर बच्चों एक रचना है लौट आओ पार्थ। ये माधव कौशिक भिवानी के रहने वाले प्रसिद्ध लेखक ने कृष्ण काव्य परंपरा से जुड़ी हुई रचना लिखने का काम किया है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है।
नेक्स्ट है बच्चों लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण शुक्ला। कैथल के ये रहने वाले, और इनकी प्रसिद्ध रचना है वत्सला। लक्ष्मी नारायण शुक्ला कैथल के रहने वाले, इनकी प्रसिद्ध रचना है वत्सला। बिल्कुल, सर अर्जुन को बोला करते थे वो पार्थ, बिल्कुल सही बात है। तो लौट आओ पार्थ मतलब लौट आओ अर्जुन। और जब अर्जुन ने लड़ने से इनकार किया था तभी तो मेरे बच्चों भगवान श्री कृष्ण ने उनकी बांह पकड़ के बरगद के पेड़ के नीचे लेके जाने का काम किया था, और वहीं पर उन्होंने अपना विराट स्वरूप दिखाने का काम किया था। और उसी विराट स्वरूप को देखकर भगवान श्री कृष्ण नतमस्तक हुए थे और उन्होंने हथियार उठाने का निर्णय लिया था। इसी को गीता का उपदेश कहा जाता है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे बच्चों पुरुषोत्तम दास। पुरुषोत्तम दास का जो संबंध है या इनका जो जन्म है वो महेंद्रगढ़ जिले में हुआ, और महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल से मेरे बच्चों ये संबंध रखते थे। और इन्होंने लिखा महाभारत रत्न। महाभारत रत्न के लेखक कौन है? पुरुषोत्तम दास हैं बच्चों। नेक्स्ट है भारत भूषण सांगीवाल। भारत भूषण सांगीवाल, इनकी जो प्रसिद्ध रचना है मेरे बच्चों वो है सुदामा सौरभ। सुदामा सौरभ इनकी क्या है? प्रसिद्ध रचना है भारत भूषण सांगीवाल की। भारत भूषण सांगीवाल के बाद बस एक दो नाम और आप लोग ध्यान रख लेना। मृगेंद्र, कवि मृगेंद्र, बहुत बड़ा नाम है मेरे बच्चों हरियाणा में कवि मृगेंद्र का। कवि मृगेंद्र की रचनाओं में ध्यान रखना है 12 मासा, श्री राधा, 12 मासा राधा, और 12 मासा श्री कृष्ण राधा। ये इनकी दो रचनाएं आपको ध्यान रख लेनी है। बस पहचान बना लेनी है कि इनकी रचनाओं के आगे 12 मासा शब्द जोड़ा गया है। ठीक है, ये है कवि मृगेंद्र, बड़े हाईलाइट कवि हैं हरियाणा के अंदर। नेक्स्ट है मेरे बच्चों पुष्पदंत, जिनका संबंध बताया जाता है रोहतक से। इनकी रचनाएं भी पेपर में पूछी जा चुकी है, और इसकी रचना है महापुराण। पुष्पदंत के बाद आपको ध्यान रखना है संत गरीबदास। संत गरीबदास की जो प्रसिद्ध रचना है वो है कृष्ण स्तोत्र। कृष्ण स्तोत्र, ठीक है। तो बस इतनी सी रचनाएं आपको ध्यान रखनी है कृष्ण काव्य परंपरा से जुड़ी हुई, और ये इनके लेखक ध्यान रखने हैं। अब मेरे बच्चों लास्ट हम बात करेंगे उर्दू साहित्य और सूफी साहित्य की, बस उसके बाद ये साहित्य हो जाएगा कंप्लीट। और कल की क्लास में फिर हम जो बात करेंगे ना
वो हम साहित्य अकादमियों की बात करेंगे, ठीक है, जिसमें हरियाणा हिंदी साहित्य अकादमी पढ़ेंगे, हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी पढ़ेंगे, हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी पढ़ेंगे, ठीक है। हरियाणा इतिहास और संस्कृति साहित्य अकादमी हम पढ़ेंगे। तो जितनी भी साहित्य अकादमियां होंगी जो भाषाओं को, अलग अलग भाषा को आगे लेके जाने का काम करेगी, उन अकादमियों को कल हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और उन अकादमियों के द्वारा दिए जाने वाले जो पुरस्कार होंगे, सम्मान होंगे, उनकी जो सम्मान राशि होगी वो हम पढ़ेंगे कल, ठीक है। तो 2 क्लास में आपका और ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, फटाफट नोट कीजिएगा। बारहमासा कृष्ण, हरियाणा की हिस्ट्री कब से होगी? अरे वो जो पिंकी है जियो, वो इंडियन ज्योग्राफी है, मैं आपको हरियाणा की ज्योग्राफी बोल रहा हूँ, है ना, वो हरियाणा की ज्योग्राफी की बात हो रही है। चलेगा, नोट कर चुके होंगे ना आप लोग फटाफट। उसके बाद हम उर्दू साहित्य की बात करेंगे, और सूफी साहित्य में कुछ खास है नहीं। उर्दू साहित्य और जैन साहित्य, दो हम पढ़ेंगे, फटाफट नोट करो। चलेगा मेरे भाई, तो हेडिंग डाल लीजिएगा सारे के सारे बच्चे, हरियाणा में उर्दू साहित्य। बच्चों यदि हम उर्दू भाषा के सर्वश्रेष्ठ कवि की बात करते हैं तो सबसे पहले नाम आता है अल्ताफ हुसैन हाली का। अल्ताफ हुसैन हाली। अल्ताफ हुसैन हाली का जो जीवन काल है मेरे बच्चों, वो आप लोगों को ध्यान रखना है। जन्म से लेकर मृत्यु तक की बातें हम पढ़ेंगे अभी। जीवन काल जो है वो 1837 से लेके 1914, ठीक है। यदि हम अल्ताफ हुसैन हाली की बात करें तो इनका जो जन्म स्थान रहा वो हरियाणा का पानीपत रहा। अल्ताफ हुसैन हाली का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? पानीपत में हुआ था। ठीक है बच्चों, हम बात करें तो उर्दू भाषा के सर्वश्रेष्ठ ये कवि रहे जिनके नाम पर हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी के द्वारा राष्ट्रीय स्तर का बच्चों सबसे बड़ा सम्मान हाली पुरस्कार भी दिया जाता है। पानीपत के अंदर इनके नाम पर ही दरगाह भी है, इन्हें हाली की दरगाह के नाम से जानते हैं। हाली की दरगाह आपको पानीपत में पढ़ने को मिलेगी। और हाली के नाम पर एक झील भी है, यदि आपसे कोई पूछ ले हाली झील कहाँ है तो वो भी पानीपत के अंदर है। तो उर्दू भाषा के सर्वश्रेष्ठ कवि ये हुए। बात करें इनके गुरुजी की, बच्चों ये शिष्य थे किनके? मिर्जा गालिब के।
अंग्रेजों ने 1904 में इनको एक उपाधि भी दी थी, उस उपाधि का नाम है शम्सुल उलेमा। 1904 में अंग्रेजों के द्वारा शम्सुल उलेमा की उपाधि भी दी गई थी बच्चों। यदि हम इनकी प्रसिद्ध रचनाओं के बारे में बात करें, वैसे तो इनकी सारी की सारी रचनाएं ही प्रसिद्ध हैं, लेकिन फिर भी हम उन रचनाओं की बात करें जहां से पेपर में क्वेश्चन पहले पूछा भी गया हो और आगे भी आपसे पूछा जाएगा। तो मेरे बच्चों, इनकी प्रसिद्ध रचनाओं में ध्यान रखना है हयात ए सादी, हयात ए सादी, सफरनामा, यादगार ए गालिब, यादगार ए गालिब। गालिब इनके गुरु का नाम है, जिनको इस रचना में उन्होंने याद करने का काम किया है। यादगार ए गालिब आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और एक रचना और ध्यान रख लेना, हयात ए जावेद। ठीक है, तो चारों की चारों इंपॉर्टेंट रचना है। ये अल्ताफ हुसैन हाली के बारे में इतना तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। अल्ताफ हुसैन हाली के बाद आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित उर्दू भाषा के एक और बड़े कवि ख्वाजा अहमद अब्बास। ख्वाजा अहमद अब्बास। यदि हम बात करें इनकी रचनाओं की मेरे बच्चों, ख्वाजा अहमद अब्बास भी उर्दू भाषा के सर्वश्रेष्ठ कवि हुए हैं। और इनकी रचनाओं में हम बात करें तो मुसाफिर की डायरी, मैं कौन हूं, मुसाफिर की डायरी, मैं कौन हूं, पाँव में फूल, ठीक है, एक और लड़की, ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं रही हैं ख्वाजा अहमद अब्बास की बच्चों। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है प्रोफेसर आर.पी. शोक। शाहाबाद मारकंडा के ये रहने वाले। शाहाबाद मारकंडा जो है वो कुरुक्षेत्र जिले का हिस्सा है। कुरुक्षेत्र जिले का विधानसभा क्षेत्र भी है बच्चों शाहाबाद। मारकंडा नदी के किनारे बसा हुआ है। बहुत हॉकी के बेहतरीन खिलाड़ी शाहाबाद ने दिए हैं। हरियाणा में हॉकी का गढ़ कहलाता है शाहाबाद।
और यहीं के रहने वाले आरपी शोक की जो प्रसिद्ध रचना है वो आपको ध्यान रखना है, जिंदगी के शीशे में। जिंदगी के शीशे में इनकी क्या है, प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, तो फटाफट नोट कीजिएगा और मेरे को यह भी बताइएगा कि उर्दू भाषा के हरियाणा के पहले जो राजकीय कवि हुए वो कौन हुए। प्रियंका शर्मा, आप कौन हो मैं नहीं जानता, लेकिन आपकी जो लैंग्वेज है वो मेरे को थोड़ी ठीक नहीं लगी गुड़िया। हमारे कमेंट्स नहीं दिखते क्या सर अब आपको? अब क्या हो गया गुड़िया? और पहले क्या था? तो दोनों बातें भी बता दे मेरे को, है ना। पहले क्या था ऐसा कि मैं आपके कमेंट जल्दी जल्दी देख लेता था, और अब क्या है ऐसा कि मैं आपके कमेंट नहीं देख पाता हूँ? ऐसी बातें तुम क्यों लिख देते हो? पढ़े लिखे नहीं हो क्या? कमेंट में किसी के नहीं देखता हूँ, बीच बीच में देखता हूँ, है ना। सभी के कमेंट देख रहा हूँ भाई, लेकिन मैं कमेंट नहीं पढ़ पाऊंगा ना सारे के सारे बच्चों के। है बच्चों, तुम्हारे कमेंट पढ़ने से तुम्हारा कोई क्वेश्चन तो नहीं है यहाँ पर, आप बस वैसे ही हाल चाल पूछने के लिए कमेंट कर रहे हो, बाकी तो कोई ऐसा क्वेश्चन तो है नहीं कि आप मैंने आपके क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं दिया हो, है ना। या फिर अब बचे हुए टाइम में मैं तुम लोगों के कमेंट ही पढ़ लेता हूँ, और तो क्या करूँ। सभी के कमेंट शो होते हैं मेरे बच्चे, सभी के कमेंट शो होते हैं। सभी के कमेंट शो होते हैं, ठीक है, तुम ऐसे मत सोचा करो। चलेगा। काव्य क्या होता है? काव्य का मतलब कविता होता है भाई, काव्य का मतलब कविता होता है, ठीक है। आरपी शोक के बाद नेक्स्ट जो हमारे उर्दू भाषा के कवि होंगे वो हम पढ़ेंगे अनूप चंद आफ्ताब को। अनूप चंद आफ्ताब। अनूप चंद आफ्ताब का मेरे बच्चों जन्म जो हुआ था वो हरियाणा के पानीपत में हुआ था। कहाँ हुआ था? पानीपत के अंदर हुआ था अनूप चंद आफ्ताब का जन्म। और अनूप चंद आफ्ताब हरियाणा के पहले और आखिरी उर्दू भाषा के राजकीय कवि हुए हैं। हरियाणा के प्रथम और अंतिम, इसके बाद किसी को भी हरियाणा के अंदर उर्दू भाषा में राजकीय कवि नहीं घोषित किया गया, तो इसलिए इनको हम बोलेंगे अंतिम। हरियाणा के प्रथम और अंतिम कौन सी भाषा के? उर्दू भाषा के क्या हुए हैं ये? राज्य कवि हुए हैं। हिंदी भाषा के तो उदय भानु हंस थे, ठीक है।
और इनको मेरे बच्चों कब घोषित किया गया था? 1967 में। और 1967 में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु के साथ ही बच्चों उर्दू भाषा के राज्य के कवि का जो इतिहास है वो भी समाप्ति हो जाता है ना। अनूप चंद आफ्ताब की यदि हम प्रसिद्ध रचनाओं की बात करें अनूप चंद आफ्ताब की यदि हम प्रसिद्ध रचनाओं की बात करें तो उसमें एक रचना है जख्म ए वतन। बस इतना सा पहचान बना लेना कि ए वतन जहां आ जाएगा बच्चों अनूप चंद आफ्ताब के द्वारा वो लिखी जाएगी। दूसरी रचना है जोश ए वतन। ठीक है, एक है जख्म ए वतन, एक है मेरे प्यारे बच्चों जोश ए वतन, एक है जज्बात ए आफ्ताब। और एक है कौमी तलवार। कौमी तलवार, ठीक है। तो ये अनूप चंद आफ्ताब की क्या है प्रसिद्ध रचनाएं, आप लोगों को ध्यान रखनी। नेक्स्ट है मेरे बच्चों प्रताप सिंह राणा गन्नौरी। गन्नौर सोनीपत से इनका संबंध रहा, इसीलिए इनको बोल देते हैं गन्नौरी। अब मेरे को ये बताओगे तुम, मेघदूत नाम की रचना किसकी है बच्चों? कालिदास की है ना। तो कालिदास की मेघदूत जो रचना है उसका उर्दू में अनुवाद करने का काम किया है प्रताप सिंह राणा गन्नौरी ने। तो कालिदास की मेघदूत रचना का उर्दू में अनुवाद करने वाले कौन हुए हैं मेरे भाई? राणा प्रताप गन्नौरी हुए। राणा प्रताप या प्रताप सिंह राणा गन्नौरी हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है उर्दू भाषा के बड़े कवि भागीरथ लाल जख्मी। भागीरथ लाल जख्मी, इनकी एक प्रसिद्ध रचना है, इनका संबंध हिसार से है मेरे बच्चों। इनकी प्रसिद्ध रचना जो पेपर में पूछी जा चुकी है दस्ताना मजदूर। ठीक है, दस्ताना मजदूर की इनकी प्रसिद्ध रचना है भागीरथ लाल जख्मी की, जिनका संबंध कहां से है मेरे बच्चों? हिसार से है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रामकृष्ण तमन्ना। और इनकी प्रसिद्ध रचना है नक्शे तमन्ना।
उर्दू भाषा के एक और बड़े कवि अयोध्या प्रसाद गोयलिया गुड़गांव से आते हैं। अयोध्या प्रसाद गोयलिया गुरुग्राम से आते हैं मेरे बच्चों। प्रसिद्ध उर्दू कवि हुए हैं। ठीक है, एक और नाम याद रख लेना, साजिदा जैदी। अल्ताफ हुसैन हाली के परिवार से ही आने वाली साजिदा जैदी। पानीपत से मेरे बच्चों इनका संबंध है, और ये भी उर्दू कवियत्री हैं। ठीक है, इनकी रचना वगैरह आपसे नहीं पूछी जाएगी, ना आपको याद रखने की जरूरत है। नेक्स्ट हम बात करेंगे महेंद्र प्रताप चंद। पेपर में आपसे पूछा गया कि महेंद्र प्रताप चंद का संबंध कौन सी भाषा से है, तो ये भी बहुत बड़े हरियाणा से उर्दू कवि हुए। ठीक है, तो इतनी सी बातें तुम कर लेना। कल हम छोटा सा पढ़ेंगे मेरे बच्चों सूफी साहित्य। सूफी साहित्य में कोई ज्यादा पढ़ने वाली बात है नहीं। सूफी साहित्य के बाद हम बात करेंगे जैन साहित्य की। ठीक है, 15-20 मिनट में ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ जो साहित्य अकादमी वाला टॉपिक है हमारा छोटा सा, उसको हम कल की क्लास में शुरू करते हैं, और उसको कंप्लीट करते हुए फिर अगला जो चैप्टर होगा वो बड़ा इंटरेस्टिंग शुरू करेंगे। ठीक है, बीच में एक बार करंट अफेयर में आप लोगों को कवर करा दूंगा, और करंट अफेयर कवर करते ही फिर हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू करेंगे। वो आपका इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा फिल्म जगत। ठीक है, फिल्मों में आप लोगों को बहुत मजा आएगा, क्योंकि जो चीजें आप लोगों ने ऑलरेडी सुन रखी है, यदि आप उनको क्लास में एक बार फिर सुनते हो तो मजा आता है। जो चीजें आप लोगों ने नहीं सुन रखी है तो तब हम बोलते हैं कि हम बोर होना शुरू हो चुके हैं। तो बच्चों याद रख लेना, पढ़ाई के अंदर जो टॉपिक तुम्हें बोर करता है वही तुम्हें सिलेक्शन दिलाएगा, क्योंकि जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है वो क्वेश्चन तो तुम ठीक करते आए ही हो। जिन टॉपिक से तुम दूर भागते हो, जो टॉपिक तुम्हें बोरिंग लगते हैं, वही टॉपिक आपको कवर करने पड़ेंगे, क्योंकि ये जो बोरिंग टॉपिक आपको लगते हैं इनको आप छोड़ देते हो, और छोड़ देते हो तो सिलेक्शन आप लोगों का छूट जाता है। ठीक है, तो जो आपको इंटरेस्टिंग लगता है टॉपिक, उसको चाहे कम पढ़ लेना, लेकिन जो आपको बोरिंग लगता है ना लाइफ में टॉपिक पढ़ाई में, उसको तो कम से कम 5 से 6 बार पक्का पढ़ के जाना, क्योंकि बोरिंग लगने वाला टॉपिक ही तुम्हें अब की बार सिलेक्शन दिलाएगा। ठीक है, जो इंटरेस्टिंग टॉपिक लगते हैं आप लोगों को, जो इंटरेस्टिंग लगते हैं, आसान लगते हैं, यदि उन्हीं की आप बार बार प्रैक्टिस करते रहोगे तो रिजल्ट उतना ही आएगा जो आज तक आते आया है। 50 नंबर बने हैं तो अगले पेपर में भी 50 ही बनेंगे, क्योंकि तुम लोगों ने वही टॉपिक पढ़े हैं जो आपको इंटरेस्टिंग लगते थे, आसान लगते थे, तो स्कोर भी तो उतना ही आएगा जो आज तक आते आया है। तो आप अपने स्कोर को इंप्रूव करना चाहते हो तो आपको जो टॉपिक बोरिंग लगते हैं, ठीक है, जिनको पढ़ने से हमारा मेरे बच्चों दिमाग भागता है कि हम इसको नहीं पढ़ेंगे, उसी को लपेटो तुम, उसी को 4-5 बार कवर करो। ठीक है, जो आसान लगता है उसकी चाहे पेपर के टाइम रिविजन कर लेना, लेकिन जो टॉपिक आप पहली बार पढ़ रहे हैं उसमें आप लोगों का इंटरेस्ट नहीं बन पा रहा है, आपको वो टॉपिक बोरिंग लगते हैं, आपको वो टॉपिक रटने वाले लगते हैं, तो उनको आप 4-5 बार पढ़ोगे तब जाके नैया पार होगी, है ना। तो सीधी सी बात है, तो मेरा भी पढ़ने का वही मन करता है जो मैंने आज तक ना पढ़ा हो। ठीक है, मेरा पढ़ने का मन वही करता है जो मैंने आज तक ना पढ़ा हो, क्योंकि जो मैंने पढ़ रखा है वो तो मेरे को आता ही है, मेरे को सीखना है जो मेरे को नहीं आता है, तो इसी के ऊपर आप लोगों को चलना है। ठीक है, चलेगा, थैंक यू, बाय बाय। पंजाबी भी देख लेंगे भाई, है ना, पंजाबी साहित्य में भी देख लेंगे, पंजाबी के भी कई कवि हैं, तो उसमें देख लेंगे कि कौन कौन सी रचनाएं इंपॉर्टेंट हैं। बाकी तो देखिएगा रचनाएं हिंदी भाषा वाली भी बहुत सारी हमारी पेंडिंग रहेगी, लेकिन हम इतनी कर भी नहीं पाएंगे, और ये जो रचनाएं हैं वो बिल्कुल सिलेक्टेड मैंने करवाई हैं।